नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। स्टूडेंट्स, हम 1935 का शासन अधिनियम पढ़ रहे हैं और अब तक इसके हमने विभिन्न स्वरूप पर चर्चा की है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताओं को हमने बताया है और उसका अधिनियम का हमने मूल्यांकन भी किया है। और आज हम उसी क्रम में प्रांतीय स्वशासन या स्वायत्तता, प्रिवेंशनल ऑटोनॉमी पर चर्चा करेंगे। 1935 के अधिनियम का मुख्य पुरस्कार प्रांतीय स्वशासन था। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय क्षेत्र में जिस द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, 1935 के अधिनियम द्वारा उसका अंत कर दिया गया। अब रक्षित और हस्तांतरित का कोई भेद नहीं रहा। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों को एक नवीन वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। उन्हें स्वशासित राजनीतिक इकाई का रूप प्रदान किया गया और उन्हें अपने निश्चित क्षेत्र में केंद्रीय हस्तक्षेप से स्वतंत्र रूप में सत्ता प्रदान की गई। उन्हें प्रांतीय सूची के 54 यानी 54 विषयों पर विधायी, प्रशासकीय और वित्तीय क्षेत्र में एकमेव सत्ता प्रदान की गई। इस प्रकार 1935 के अधिनियम द्वारा बच्चों प्रांतीय क्षेत्र में प्रांतीय स्वशासन की स्थापना की गई। अब बच्चों, प्रांतीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है, हम इस पे फोकस करेंगे। प्रांतीय स्वशासन के दो अर्थ होते हैं। पहला यह है कि प्रांतों को अपने एक निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार होना चाहिए, अर्थात अपने निश्चित क्षेत्र में वे केंद्रीय नियंत्रण अथवा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र होने चाहिए। प्रांतीय स्वशासन का दूसरा अर्थ प्रांत में उत्तरदायी शासन की स्थापना से है, अर्थात प्रांत में शासन सत्ता ऐसे लोकप्रिय मंत्रियों के हाथ में होनी चाहिए जो व्यवस्थापिका के प्रति और व्यवस्थापिका के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी हो। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रदत्त प्रांतीय स्वशासन का यदि हम मूल्यांकन करें तो बच्चों कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जैसे प्रांतीय स्वशासन की उपयुक्त कसौटी पर 1935 के अधिनियम के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 1935 के अधिनियम द्वारा प्रदत्त प्रांतीय स्वशासन वास्तविकता से बहुत अधिक नहीं था। बाहरी और आंतरिक दोनों ही क्षेत्रों में इस पर ऐसी सीमाएं लगा दी गई थी कि प्रांतों के पास स्वायत्तता का एक अंश भी नहीं रहा। अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्था के अंतर्गत ना तो प्रांत बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र थे और न ही इनके द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई।
प्रांतीय स्वशासन पर बाहरी प्रतिबंध लगाए हुए थे। प्रांतीय स्वशासन की धारणा के अनुसार प्रांतीय शासन को अपने निश्चित क्षेत्र में बाहरी हस्तक्षेप से पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए था, लेकिन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक स्वतंत्रता पूर्ण नहीं थी। प्रांतीय शासन में केंद्रीय हस्तक्षेप की अनेक व्यवस्थाएं थीं, जिनके कारण तथाकथित प्रांतीय स्वशासन एक मजाक बनकर रह गया था। अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय शासन में केंद्रीय हस्तक्षेप की कुछ व्यवस्थाएं थीं, जिनमें सर्वप्रथम अधिनियम की धारा 102 में कहा गया था कि गवर्नर जनरल के द्वारा गंभीर आंतरिक अव्यवस्था या अशांति तथा युद्ध के वास्तविक या संभावित खतरे के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा की जा सकती थी, और इस प्रकार की घोषणा हो जाने पर संघीय विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता था। दूसरा, प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण कई अन्य तरीकों से रहता था, जैसे अधिनियम की धारा 156 के अनुसार गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों को भारतीय शांति और सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकता था। यदि गवर्नर अपने प्रांत में धारा 93 के अनुसार यह घोषणा कर देता था कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो उसके अनुसार सरकार नहीं चलाई जा सकती, तो प्रांतीय सरकार के सारे ढांचे का अंत हो जाता था और प्रांतीय शासन का सारा भार स्वयं गवर्नर जनरल संभाल लेते थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, प्रांतीय कानूनी क्षेत्र में गवर्नर जनरल का नियंत्रण एक वास्तविकता थी। कुछ विशेष प्रकार के विधेयक अथवा संशोधन गवर्नर जनरल की पूर्व आज्ञा के बिना प्रांतीय विधानमंडल में पेश नहीं किए जा सकते थे। और अगला पॉइंट है, प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों को गवर्नर द्वारा गवर्नर जनरल की अनुमति के लिए सुरक्षित रखा जा सकता था। इन विधेयकों पर स्वीकृति देना या न देना गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर था। गवर्नर जनरल यदि चाहता तो इन विधेयकों को ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति के लिए रिजर्व कर सकता था। गवर्नर जनरल के द्वारा इस प्रकार के किसी विधेयक को प्रांतीय विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के कुछ विशेष उत्तरदायित्व निश्चित किए गए थे, जिनके आधार पर गवर्नर जनरल प्रांतीय क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता था। अपने विशेष उत्तरदायित्व पालन के लिए मंत्री को भी कोई आदेश दिया जा सकता था। वस्तुतः प्रांतीय गवर्नर जनरल के नियंत्रण के बाहर नहीं थे। कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण मंत्री के हाथ में दिया गया था, क्योंकि इसके बिना प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना संभव ही नहीं थी। परंतु इसके साथ साथ भारत अथवा उसके किसी भाग में शांति भंग होने से रोकना गवर्नर जनरल तथा गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व था। अब कुछ आंतरिक क्षेत्र के प्रतिबंध हैं। इस प्रकार प्रांतीय स्वशासन पे बाहरी प्रतिबंध तो थे ही, आंतरिक क्षेत्र में भी वह महत्वपूर्ण नहीं था। आंतरिक क्षेत्र में प्रांतीय स्वशासन का तात्पर्य उत्तरदायी शासन से होता है, अर्थात शासन की शक्ति ऐसे लोकप्रिय मंत्रियों के हाथ में होनी चाहिए जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। जिसे निम्न आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला, प्रांतीय स्वशासन की भावना के अनुसार ब्रिटिश शासन के द्वारा नियुक्त और जनता के द्वारा उत्तरदायी गवर्नर को एक
संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना था, लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर को एक संवैधानिक अध्यक्ष न बनाकर वास्तविक अध्यक्ष बना दिया गया था। उसे संपूर्ण प्रांतीय शासन पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त थी। कानूनी क्षेत्र में उसे बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त थीं। वह किसी भी विधेयक को अस्वीकृत कर सकता था या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता था। इसके अलावा उसे अध्यादेश जारी करने और अधिनियम बनाने की शक्ति भी प्राप्त थी। दूसरा पॉइंट है, वित्तीय मामलों में भी गवर्नर की असाधारण शक्तियाँ प्राप्त थी। सारा बजट उसकी देखरेख में तैयार होता था और किसी मांग को यथासंभव वह मान भी सकता था और नहीं भी मान सकता था। और अगला है मंत्रियों की नियुक्ति, उनको हटाना, उसकी शक्ति भी उसके पास थी। वह मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता था, उसकी बैठक बुलाता था। व्यवहार में गवर्नरों द्वारा मंत्रियों को पद से हटाने की शक्ति का भी प्रयोग करता था। इसके अलावा इन सब प्रतिबंधों के बावजूद जो थोड़े बहुत अधिकार उत्तरदायी मंत्रियों के पास बचे थे, उनमें सार्वजनिक सेवाओं ने भी अनेक बाधाएं उपस्थित की थी। इसके कारण यह था कि संवैधानिक रूप से मंत्रियों का सेवाओं पर कोई नियंत्रण नहीं था और सचिवों को सीधे गवर्नर से मिलने की आज्ञा थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार सेवाओं की इस उच्च स्थिति के कारण उनके द्वारा अपने अधिकारी मंत्रियों की नीति, निश्चय और आज्ञाओं की अवहेलना ही नहीं की गई, वरन इसे उपस्थित किए गए गतिरोध को, जो मंत्रियों के लिए अपयश के विषय बने थे और जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक सक्षम, अनुभवहीन, अक्षम्य मंत्रियों को सत्ता का हस्तांतरण करना ही गलत था। तो इस प्रकार बच्चों, प्रांतीय शासन पे बाहरी और आंतरिक सीमाओं के आधार पर बिना किसी अतिशयोक्ति के यह कहा जा सकता है कि प्रांतीय स्वशासन केवल एक धोखा था। अतः भारतीयों के द्वारा इसके प्रति असंतोष व्यक्त किया गया और प्रांतों के लिए वास्तविक स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता की मांग की गई। और इन कमियों के बावजूद भी प्रांतीय शासन में नवीन योजना पुरानी व्यवस्था पर एक निश्चित सुधार थी। इसी कारण कांग्रेस और भारत के दूसरे राजनीतिक दलों द्वारा संघीय योजना को स्वीकार करते हुए 1935 के अधिनियम के प्रांतीय अंश को स्वीकार कर उसके अनुसार कार्य करना स्वीकार कर लिया गया।